नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। यूपी में ना घमासान मचा हुआ है। तमाम पार्टियां वहां पर अपने अपने नारों को लेकर, मैनिफेस्टो को लेकर आगे बढ़ रही हैं। इन सब के बीच कांग्रेस कहां खड़ी है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस की महासचिव और यूपी की इंचार्ज प्रियंका गांधी जी। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से आपसे बात करनी थी। जी धन्यवाद, आपका बहुत ओवरड्यू हो गया। जी, कभी पिंक मैनिफेस्टो, यूथ मैनिफेस्टो, लड़ेगा, बढ़ेगा, जीतेगा, तमाम स्लोगन्स लेके कांग्रेस उतरी पड़ी है। आप क्या देख रही हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी देख रही हैं, क्या देख रही हैं कि कांग्रेस यूपी में कैसा प्रदर्शन करेगी? हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी हमारी सोच के तहत है। हमारी सोच ये है कि चुनाव के समय और जब हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो हमें जनता के प्रति एक जवाबदेही जो है उसको स्थापित करने की बहुत जरूरत है। और हमारी सोच ये है कि बातें जो है चुनाव के समय मुख्य तौर पर जनता को किस तरह से मदद करना, आगे बढ़ाना, विकास कैसे करवाना, इन चीजों पे होनी चाहिए। और अक्सर हम देखते हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनका जो प्रचार है, उनकी जो बातें हैं वो जनता के ध्यान को भटकाने वाली बातें हैं और जज्बाती हैं कि जज्बात पर आधारित या जाति पर आधारित या धर्म पर आधारित वोट पड़ जाए। और मैं बार बार कहती हूँ कि अगर किसी नेता को ये एहसास हो गया कि चाहे वो कुछ भी करे, 5 साल बाद आपने तो वोट उसको जज्बात के तौर पर देना ही है, तो वो आपके लिए काम क्यों करेगा? और सरकार का धर्म क्या होता है? धर्म यही होता है कि विकास कराए, कि जनता के प्रति जवाब दे, कि जनता के लिए काम करे। तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार ये कह रही है कि हम सकारात्मक बात कर रहे हैं, हम आपकी समस्याओं की बात कर रहे हैं, चाहे महिलाओं का हो। महिलाओं का क्या है, 50% महिला है पूरे देश भर में, हर घर में 2-3 महिलाएं हैं। लेकिन आपको नकारा क्यों जा रहा है? आपकी राजनीति में पूरी भागीदारी क्यों नहीं है? जब आपकी सशक्तिकरण की बात होती है तो आपको एक गैस सिलेंडर देने की बात क्यों होती है? आपको सशक्त करने के लिए आपके लिए शिक्षा की क्या सुविधाएं होंगी, आपके लिए रोजगार के लिए क्या सुविधाएं होंगी, आपको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी जो संघर्ष उसने देखे हो उसकी बेटी के संघर्ष न हो। हर माँ चाहती है। किसी से भी पूछिए, मैं तमाम मोहल्लों में जाती हूँ, गाँव में जाती हूँ, क्या कहती है? मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, मैंने पढ़ाया दीदी, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीजों का समाधान क्या है, ये कहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, लोगों को। और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी चाहे युवाओं के लिए, चाहे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये कह रही है कि हम आपकी समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए हमने खाका बनाया है। ये रहा वो खाका, इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, आपके लिए हम काम करना चाहते हैं। जी, आपने एक विजन को प्रोजेक्ट किया, आपने ये कहा कि हम ये करना चाहते हैं और वो लेकिन आज की डेट में 33 साल से कांग्रेस यूपी में बाहर है, सत्ता में नहीं है, तो इस चीज को लोगों तक पहुंचाने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है और स्ट्रगल और संघर्ष तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक तरफ आप लड़ रही हैं मंडल से, एक तरफ आप लड़ रही हैं कमंडल से, एक तरफ डबल इंजन की सरकार, एक तरफ तमाम जातिगत जिसे कहते हैं। ये एक नजरिया है कि हमारी बात पहुंचाने में मुश्किल है, लेकिन आप उसका दूसरा पहलू देखिए। सबसे पहले तो 1.5 सालों से जब हमने अपना सर झुका के काम किया, आपने हमारे संघर्ष देखे। जहां जहां जनता का संघर्ष था, जहां जहां जनता त्रस्त थी, जहां जनता पर अत्याचार था, वहां सबसे पहले कांग्रेस पार्टी पहुंची। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश समझ रहा है कि लड़ने वाले और जनता के मुद्दे उठाने वाले कौन है। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शक नहीं है। हमने सर झुका के क्या काम किया, अपना संगठन बनाने का काम किया। तो आज जैसे आपने कहा 30 सालों से हम सत्ता में नहीं थे, ये एक संगठन के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है कि 30 साल से सत्ता नहीं है और आप राजनीतिक संगठन है, तो संगठन स्वाभाविक है कि वो दुर्बल हो जाएगा। तो दुर्बल था और उसमें बहुत खामियां थी। हमने 1.5 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ संगठन पे ही काम किया। तो आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे तकरीबन 1 लाख कार्यकर्ता हैं जिनका प्रशिक्षण भी हो गया है। न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत तक हमारा कार्यकर्ता है, लड़ रहा है, जनता के मुद्दे उठा रहा है, सब जगह दिख रहा है। तो हमने कांग्रेस को
खड़ा करने का प्रयास किया है। और उस प्रयास का नतीजा क्या रहा कि जब हमने एक जैसे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा हमने एक स्लोगन, एक नारा दिया और जैसा हमने एक कैंपेन शुरू किया, मुझे नहीं लगता कि ये घर घर तक पहुंचा नहीं है। गांव-गांव में जाती हूँ, अब तो खैर कोविड है, लेकिन उससे पहले लड़कियों को मालूम है कि ये स्लोगन है, उससे जुड़ रही हैं, उनकी ऊर्जा एक है, उनकी भी एक आशाएं हैं। जैसा मैंने कहा प्रियंका जी की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये सोच आपको सत्ता में ले आएगी? क्योंकि एक तरफ बीजेपी जैसी संगठन वाली पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी संगठन की पार्टी है, दूसरी तरफ अखिलेश जी है, समाजवादी पार्टी है, उनके पास तमाम गठबंधन कास्ट के बेस पर है, उनके पास एक मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन भी है। तो कांग्रेस को अपनी जगह बनाने के लिए आपको नहीं लगता है कि ये एक लंबी लड़ाई है? ये एक संघर्ष से भरी हुई लड़ाई है, नो डाउट एक लंबी लड़ाई भी है, लेकिन हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। आपने ही देखा है कि सबसे ज्यादा चर्चा हमारी ही कैंपेन्स की है और जमीन पे भी हमारे लोग हैं। जैसे मैंने कहा, हम खूब मजबूती से लड़ रहे हैं। तो अब इससे सत्ता पाएंगे कि नहीं, ये तो भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकती, ये तो जनता के हाथों में है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे संघर्ष हैं और जो हमने कहा है, जैसे महिलाओं के लिए कहा है, युवाओं के लिए कहा है, किसी को कहना पड़ेगा। ये सिर्फ सत्ता में आने का माध्यम नहीं है, ये हम कह रहे हैं कि इस देश की राजनीति बदलिए। हम कह रहे हैं कि राजनीति को जवाबदेह होना पड़ेगा, कि जनता के प्रति जवाब देना पड़ेगा और विकास की बात करनी पड़ेगी, सकारात्मक बातें करनी पड़ेगी। तो हम एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं आपको कि अगर आपको ये राजनीति नहीं पसंद आ रही, जिसमें माफियाएं हावी हैं, जिसमें भ्रष्टाचार हावी है, जिसमें हर चीज को लेकर, चाहे वो बच्चों की परीक्षाएं हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे कुछ भी हो, रोजगार हो, सब में घोटाला है। तो आपके सामने एक हम ऑल्टरनेटिव रख रहे हैं जो राजनीति है। आदर्शवादी राजनीति से सत्ता मिल सकती है क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर आदर्शवादी राजनीति से महात्मा गांधी ने एक इतने बड़े साम्राज्य को शिकस्त दिया, तो आदर्शवादी राजनीति में कौन सी बुराई है? कैसे आप कह सकते हैं कि इससे कोई सत्ता नहीं पाएगा? और पाए भी ना, तो आदर्श तो होने चाहिए ना राजनीति में। लेकिन बगैर सत्ता मिले आपको नहीं लगता कि वो जो विजन आप लेके चल रही हैं, उस जब तक सत्ता में नहीं आएंगे उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका डिविडेंड जिसे देखिए, अगर मैं यहाँ देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि राजनीति सत्ता को हासिल करने का माध्यम है। ये भी सच्चाई है कि वो सत्ता एक लोकतंत्र में जनता की सत्ता होती है, किसी की अपनी नहीं होती है। अगर जनता नहीं है तो आपको कोई सत्ता नहीं मिल सकती। तो ये सत्य है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम सिर्फ आदर्शवादी और सिर्फ एक ऐसी राजनीति कर रही हैं जिससे जमीन का कोई ताल्लुक नहीं है। हम जमीनी सच्चाई अच्छी तरह से समझते हैं और वो लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम आदर्शों को नहीं छोड़ेंगे, ये हम कह रहे हैं। तो इसमें ये मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा सवाल है जो आइदर और का सवाल है कि या तो आप आदर्शवादी हो या आप राजनीति करें, ऐसी बात नहीं है। ये एक धारणा है जो आज हावी है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि जमीनी राजनीति का आदर्शों से कोई ताल्लुक नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका तो ये कहना है कि जो लोग कांग्रेस का टिकट ले रहे हैं वो सब जैसे हैं कि जैसे आईसीयू में पड़े हुए हैं और उनको कहा जा रहा है कि मैराथन में दौड़ो। कांग्रेस के टिकट को वो आईसीयू का टिकट कहते हैं। अब देखिए, उनका काम है कहना, हमारा काम है करके दिखाना। वो हर तरह की आलोचना करते हैं और जहां जहां मौका मिले, आपने देखा है कि हमारा जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला जो अभियान है, वो एक महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। हम महिलाओं का हक मांग रहे हैं और आप हमारी जो उम्मीदवार हैं उनकी बिकिनी की बात कर रहे हैं, उनके कपड़ों की बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये सब हल्का बन जाए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आईसीयू में हमारी उम्मीदवार हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप दिखाना चाह रहे हैं कि ये बहुत हल्की राजनीति है।
ये हल्की राजनीति नहीं है, ये भविष्य की भी राजनीति है और यही राजनीति इस देश को बदलेगी। तो आपको उनको सीधे सीधे चैलेंज करना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये गलत है। एक तो आप महंत हैं, आपको तो और भी अलग तरीके की राजनीति करनी चाहिए, आपको उनको ललकारना चाहिए। मैं तो रोज ललकारती हूँ उनको, रोज चैलेंज करती हूँ। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का संगठन और मजबूत होता तो शायद आप योगी आदित्यनाथ को और ज्यादा चैलेंज दे सकती थी? हमारा आज संगठन काफी मजबूत है और हमारे संगठन में अब एक नई ऊर्जा है जो पहले नहीं थी। और मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे संगठन अब उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन की जो ऊर्जा है वो भाजपा और सपा की इसके संगठन की ऊर्जा से बढ़कर है, क्योंकि एक नई जान आई है। इस जान को फूंकने में प्रियंका गांधी ने 10 साल देर तो नहीं कर दी। देखिए, अब हर चीज का समय होता है। अब आप कहें कि 10 साल देर है, मैं कह सकती हूँ कि 10 साल मतलब मैं कह सकती हूँ कि यही समय है करने का। तो ये तो एक प्रोसेस है और एक हर जने का अलग नजरिया होता है चीजों का। आपने आशा वर्कर को टिकट दिया, आपने उन्नाव की जो पीड़िता थी माँ को टिकट दिया, कुंभा के आदिवासी, तो इस तरीके से देने से क्या आपको लगता है कि ये एक जिसे कहते हैं एक दिखावा की तरह तो नहीं है? लोग इसको दिखावा कह रहे हैं खास करके। कैसे कह सकते हैं दिखावा? कैसे कह सकते? ये तो फिर ये मतलब फिर इसका मतलब है कि आपका नजरिया इतना नकारात्मक हो गया है, इतना सिनिकल हो गया है कि आप इन चीजों को दिखावा कह रहे हैं। एक महिला जिसकी बेटी का बलात्कार किया गया, जिसके पति की को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले जाके पिटाई करके मार डाला गया, जिसके पति के भाई आज भी जेल में पड़े हुए हैं, जिनके घर में 5 तेरवी हैं जो कर नहीं पाई हैं, उनके जो अधिवक्ता हैं उनको मारा गया है, उनकी हत्या की गई है, एक्सीडेंट कराया गया है, बेटी आईसीयू में हड्डियां टूटी हुई थी सारी उस लड़की की। आज वो खड़ी हो रही है, हिम्मत कर रही है, लड़ रही है और आप कह रहे हैं कि दिखावा कर रही है। इनके साथ जो अत्याचार हुआ वो इसलिए हो पाया क्योंकि जिन्होंने किया उनके पास सत्ता थी, अगर आप देखें, और सत्ता ने उन्हें बचाया और पुलिस और प्रशासन ने उन्हें बचाया। मैं कह रही हूँ सत्ता अपने हाथों में लो, अपनी लड़ाई लड़ो, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी तुम्हें मदद करेगी। वही सत्ता जिसने तुम पर अत्याचार किया, तुम उस सत्ता को लो और उसका दुरुपयोग जो किया गया तुम्हारे ऊपर, तुम उस सत्ता का सदुपयोग करो। तुम मेहनत करो लोगों के लिए, इतना तुमने सहा है, इतना संघर्ष किया है, लोगों के संघर्ष को समझो, उनकी समस्याओं को समझो और उनकी यही इच्छा है। सब कहती है हम लड़ना चाहते हैं दीदी अपने लिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो लड़ नहीं पाते, आप मौका दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मौका दे रही है, तो मेरे ख्याल से तो एक बहुत ही अच्छा पहल है। प्रियंका जी, आप जिनको टिकट दे रही हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित रहे हैं और उनकी लड़ाई तो और भी लंबी लड़ाई है। अब लड़ाई लड़ने के लिए, सत्ता जीतने के लिए पैसे की जरूरत होती है, मैन पावर की जरूरत होती है, संगठन की जरूरत होती है। इन तीनों में आज आप तो कांग्रेस पार्टी के सामने या सपा के सामने कहीं नहीं खड़ी है। अब आप बार बार ये कहना चाह रही हैं, लेकिन अगर ये महिलाएं लड़ रही हैं तो इनके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है ना। साधन, संसाधन, सुविधाएं, चुनाव प्रचार के लिए जो भी मदद चाहिए, जो भी समर्थन चाहिए, जो संगठन जमीन पे हमारा, वो सारा उनके साथ खड़ा है। यही तो मकसद है कि लड़े और हम उनका साथ दें। चलिए, एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव है कि ओके विपक्ष जो है वो साथ नहीं जुटा है, आपको लगता है कि अगर अखिलेश और ये सब साथ में, सपा, बीएसपी, कांग्रेस सब साथ होती तो ये लड़ाई जो है वो ज्यादा दमदार होती? देखिए, अपने पूरे दम से सब लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं और मेरे ख्याल से नतीजा अच्छा ही आएगा। लोग कभी कहते हैं कि कांग्रेस लड़ती तो बहुत है लेकिन लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाती है, लड़ती रहती है लेकिन उसको कभी सत्ता नहीं मिलती। मतलब इस तरीके की बातें जब कांग्रेस के लिए करते हैं लोग, तो आप हाउ डू यू सी इट? देखिए, मेरा काम है लड़ना, संघर्ष करना, जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाना, जनता के साथ खड़ा रहना, जब उन पर अत्याचार होता है, वे त्रस्त हैं तो उनकी बातें सुनना और उनके लिए काम करना। तो मैं उसको कर रही हूँ। अब जैसे मैंने कहा, भविष्य की बात मैं कर नहीं सकती, देखा जाएगा क्या होगा।
क्या आप चेहरा हैं मुख्यमंत्री के लिए? अभी शायद मैं अभी आपका वो देख रही थी। बात ये है कि हर दो प्रश्नों के बाद यही प्रश्न उठता है, तो थोड़ा सा मैंने चिढ़ के बोल दिया कि भाई किसी और का चेहरा दिख रहा है कि नहीं। देखिए बार बार ये क्या मुद्दा है कि चेहरा है कि नहीं है। मैं लड़ रही हूँ, मेरी पार्टी लड़ रही है, हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यूपी में कास्ट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और वो आज की डेट में कांग्रेस के पास क्या वोट का कॉम्बिनेशन, अगर रियलिटी में जाए, पहले कांग्रेस के पास ब्राह्मण होते थे, दलित होते थे, मुस्लिम होते थे, आज ब्राह्मण कहते बीजेपी के साथ। जब मैं यूपी आई और खासतौर से 1.5 सालों के लिए जो हमने संघर्ष किया, तो बार बार ये बात कही जाती थी मुझको, और सिर्फ मतलब आप जैसे लोग जो पत्रकार हैं वो नहीं, लेकिन हमारी पार्टी के भी कई लोग कहते थे कि हमारे साथ कौन है ये है। तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास बहन है, और मेरे ख्याल से अगर महिलाएं समझ लें कि 50% आबादी है, उनमें कितनी शक्ति है, अगर एकजुट होकर वो समझ लें इस शक्ति को, तो इस देश को बदल सकती है। मुझे कोई शक नहीं है। उनको नकारा जाता है, राजनीति में सीरियसली लिया नहीं जाता, लेकिन एकजुट हो, इकट्ठी खड़ी हो जाए, तो जो निर्णय महिलाएं लेंगी वही निर्णय सही है। 2017 के चुनाव में मोदी जी को, मतलब बीजेपी को, महिलाओं ने जमकर वोट दिया। उसके पहले भी दिया, पर 2017 के इलेक्शन में उसमें कहते हैं कि जो गैस सिलेंडर मिला या जो भी सुविधाएं मोदी जी ने महिलाओं को दी, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट। आप मुझे बताइए, आपको एक गैस सिलेंडर मिलने से आप सशक्त हो सकती हैं, आपका भविष्य बन सकता है। और उस गैस सिलेंडर को तो दे तो दिया, उसको बाद में, उसके बाद जब खरीदना पड़ा और भरवाना पड़ा, तब क्या हुआ? कोई महिला, मैं घर घर जाती हूँ, गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है, खाली है, भर नहीं सकती है, इतना महंगा है, इतनी महंगाई है। महंगाई का बोझ कौन उठाता है? महंगाई का सबसे ज्यादा बोझ महिला उठाती है, सबसे ज्यादा संघर्ष महिला करती है। हाँ, महिलाओं ने समर्थन दिया। आपने क्या किया महिलाओं के लिए? आपने सोचा कि एक गैस सिलेंडर दे दिया, एक टॉयलेट बना दिया, उससे आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? कैसे हो गई पूरी? आज क्या पूरे देश भर में क्या नौजवान महिलाएं नहीं है तो अपना भविष्य बनाना चाहती हैं? उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं नहीं है? वो नहीं चाहती कि अनुराधा जी की तरह वो एक दिन सक्षम बने और ऐसे जर्नलिस्ट बने या कुछ और बने, कि वो घर पे बैठ के सिर्फ आपके गैस सिलेंडर से उनको खुश रहना चाहिए। तो ये एक नजरिया है अनुराधा जी, आप भी महिला हैं, तो समझिए ये एक नजरिया है और एक विचारधारा है जिसमें महिला को कभी इक्वल नहीं समझा जा सकता, समता से नहीं देखते हैं। ये सोचते हैं कि ठीक है, हमें वोट मिल रहा है, चलो एक आज गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, अगले दिन कुछ और कर लेंगे। मैं कह रही हूँ कि महिलाओं को सशक्त करो। मैं कह रही हूँ कि उनकी शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान लगवाओ। मैं कह रही हूँ उनको आगे बढ़ाओ, रोजगार दो, ताकि अपने पैरों पे खड़े हो जाए। अच्छा, योगी जी आप लोगों पर जबरदस्त तरीके से हमला करते हैं, तो उनके हमले को वो इतने हमलावर रहते हैं, योगी हो मोदी हो, उतना आपको लगता है कि वो अखिलेश पर करते हैं? ये मुद्दे हम उठा रहे हैं, संघर्ष हम कर रहे हैं, सड़क पे हम आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे बारे में ऐसे कहेंगे। ज्यादा उनको ये लगेगा कि हमारे बारे में उनको कहने की जरूरत है। उनको मालूम है कि कौन कर रहा है सबसे ज्यादा संघर्ष। अच्छा, ये बताइए, आप महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही हैं, तो आपको खुद भी अपनी पार्टी में संघर्ष करना पड़ा क्या? देखिए, किस तरह का संघर्ष? मतलब जो कहते हैं एक पोजीशन में आने के लिए। नहीं, मुझे नहीं करना पड़ा ऐसा संघर्ष। पोजीशन में आने के लिए, पोजीशन तो मेरा मकसद है ही नहीं। मैं संघर्ष करती हूँ तो जनता के संघर्ष करती हूँ। यूपी में गई, हाँ, तो लोगों ने आपको हार्टली एक्सेप्ट किया या वहाँ पर भी वो था कि अच्छा अब ये दीदी आ गई अपनी पार्टी में? हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत तो था कि अच्छा अब ये क्या कर रही हैं, बदलाव ला रही हैं। हमारी कमेटी, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, 500 लोगों की थी। अब मैं गई, मैंने कहा इसको 50 का कर देते हैं, क्योंकि मैंने सोचा 500 लोगों से मैं सवाल क्या पूछूंगी, मीटिंग ही कैसे होगी? जब तक मीटिंग होगी साल निकल जाएगा। तो मैंने ऐसे काफी बदलाव, मैंने शुरू में सोचा कि सिर्फ नौजवानों को जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए, तो थोड़ा सा तो था कि ये क्या करना चाह रही हैं, बहुत बदलाव लाना चाह रही हैं। अच्छा, थोड़ा मुझ में भी विवेक आया कि
अगर बदलाव लाना भी है तो सबको साथ लेके करना है। तो दोनों तरफ से थोड़ा दोनों ने सीखा, मेरे ख्याल से तो एक अच्छी पार्टनरशिप बन गई है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश कहते हैं कि दिल्ली में बैठ के उनके खिलाफ साजिश होती है। मुझे बताइए कैसी साजिश हो रही है? क्यों करेंगे हम साजिश उनके खिलाफ? हम तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा मौका हुआ कि सबको साथ में लेके, तो आप अखिलेश को सपोर्ट करेंगी? आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगी? देखिए, ऐसी परिस्थितियां आए तो देखा जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें इशू होना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति आए तो क्यों नहीं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि अगर अखिलेश कुछ सीटों से पीछे रह गए तो कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, बशर्ते मेरे महिलाओं का एजेंडा और मेरे युवाओं का एजेंडा लागू हो। अच्छा ये बताइए आप कि आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि राहुल जी ने ये कहा कि डेमोक्रेसी के डिविडेंड को उन्होंने डिजास्टर में बदल दिया। ये राहुल जी ये कह रहे थे कि एक हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सबसे ज्यादा जो नौजवान पॉपुलेशन है, जो नौजवानों की संख्या है, वो हमारे देश में है। तो ये आमतौर से ये एक प्रोडक्टिव फोर्स होनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए, खूब सारे मौके देने चाहिए अपने पैरों पे खड़े होने के, और अपनी जो छोटे छोटे कारोबार हैं, छोटे बिजनेस हैं, उनको खड़ा करने के लिए। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। 45 सालों में पहली बार एक रोजगारी का जो आंकड़ा है इतना गिर चुका है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। तो राहुल जी ये कहना चाह रहे थे कि जबकि ये हमारी सबसे एक बड़ी उपलब्धि है, हम इसको एकदम नकार रहे हैं, इसको खड़ा करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और तमाम बेरोजगारी फैली हुई है, और ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। और मैं सहमत हूँ बिल्कुल इससे। आपको यूपी में क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस को आ जाएंगी? कोई तो आकलन आपने किया होगा। आप लोगों ने टारगेट किया हुआ है कि हम 60 से 70 सीटों पर जम के लड़ेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, हम सब सीटों पे जमकर लड़ रहे हैं और पूरे बल से लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस जीतेगी? क्योंकि कांग्रेस एकदम हाशिए पर खड़ी थी, 7 सीटें जीतने के लिए तो लड़ रहे हैं, जीत जाए। हारने के लिए कौन लड़ता है? हारने, आई लाइक दैट। ऐसा तो नहीं है कि यूपी का जिम्मा, इतना टफ जिम्मा आपके हाथ में दे दिया है कि उसको पार लगाना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है? देखिए, टफ इंसानों को ही टफ जिम्मा दिया जाता है। सबको मालूम है कि मैं टफ हूँ, कि मैं संभाल सकती हूँ। सबको मालूम है कि मैं कांग्रेस पार्टी जो यूपी में है और हम सब एक साथ संघर्ष करने लायक हैं, इसलिए हमें ये जिम्मा दिया गया। अच्छा ये बताइए, अब आपके बच्चे जो हैं, मैं वो आपका फेसबुक का इंटरव्यू देख रही थी, वो जो लाइव था सेशन, और उसमें आपने कहा कि आपने बच्चों के साथ साथ बच्चों के फ्रेंड्स का भी आप होमवर्क कराती हैं। तो अभी तक आपको होमवर्क मेरा घर मेरे ख्याल से अब तो दोनों कॉलेज चले गए हैं, बाहर है विदेश में, लेकिन अब तक मेरा घर वो घर था जिसमें हमेशा 10 से 12 बच्चे होते थे। और चाहे ट्रिप्स हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे ये वो जो भी है, मेरे घर में हमेशा बच्चे, और चाहे उनकी समस्याएं हैं थी, या कोई होमवर्क था, या फिर कभी कभी जब थोड़ी सी नॉटीनेस भी थी, कभी कभी ऐसा भी होता कि पेरेंट्स से बात कर लो आंटी हमारे लिए, तो वो भी मैं कर लेती थी। तो हाँ, मेरा घर हमेशा बच्चों से भरा, और बच्चे बहुत पसंद है मुझे, बहुत ही ज्यादा। सुनते आप बहुत उनके लिए खाना वाना भी बनाती थी, बड़ा बेक वेक करती थी। मेरी बेटी स्कूल से आती थी, कहती थी मम्मी कल हमें 200-250 कपकेक्स चाहिए। 250 में कैसे बने? नहीं, मैम ने बोला है कि सिर्फ आप हमारे सेक्शन के लिए नहीं, पूरी क्लास के लिए बनानी पड़ेगी। कल तक तो फिर पूरी रात बेक करती थी। हाँ, बहुत मैंने बेक सेल भी किए हैं, केक्स, कपकेक्स, कुकीज, जो भी बोलिए। खाना बनाना पसंद है आपको? हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत खाना बनाती है? बनाती हूँ सब तरह का खाना। मैंने अपनी नानी जी से इटालियन खाना भी सीखा, थाई खाना भी बनाती हूँ, देसी खाना भी बनाती हूँ। लेकिन एक चीज मैं नहीं करती, मैं अपनी सासू माँ के साथ कभी कम्पीट नहीं करती। तो उनका जो राजमा चावल है, उनकी कढ़ी चावल है, उससे मैं कभी कंपटीशन नहीं कर सकती। तो शुरू में ही मैंने कह दिया था, या तो मुझे सिखाओ या फिर मैं कभी ये 2 चीजें नहीं पकाऊंगी। क्योंकि उनके हाथ का जो है वो बहुत ही बेस्ट है। और तो एक बात बताइए, ये समझदारी मैंने की। आपको डांटता कौन है?
आपने उस फेसबुक में बोला कि जब माँ डांटती है तो आपको प्री बोलने लगती है। नहीं, प्री तब बोलती हैं जब वो अच्छे मूड में होती है। जब डांटना पड़ता है तो पूरा नाम और एकदम सख्ती से लिया जाता है। अभी भी आप डांट खाती हैं? क्यों नहीं, माँ से तो जिंदगी भर डांट खानी चाहिए, क्यों नहीं, है ना, ये तो माँ का हक होता है। अच्छा, रॉबर्ट आपको कितना सपोर्ट करते हैं आपके पूरे पॉलिटिकल में, उसमें होम फ्रंट पे? नहीं, बहुत सपोर्ट करते हैं रॉबर्ट, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत समझदार है और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। तो आपके काम में हाथ बटाते हैं, घर के काम में, बच्चों के होमवर्क में? नहीं, बच्चों के होमवर्क में नहीं, बच्चों का होमवर्क तो हमेशा मेरी जिम्मेदारी है, चाहे मैं कहीं भी हूँ वो मेरी जिम्मेदारी रहती थी। लेकिन हाँ, हाथ तो जरूर बटाने की कोशिश तो करते हैं और हमेशा साथ दिया है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, बच्चों पे उनका बहुत ध्यान रहता है, मतलब उनकी रिलेशनशिप भी बहुत क्लोज है और एक इस तरह के पिता हैं कि जो भी बच्चे कर रहे हैं हमेशा उनके साथ चर्चा बातचीत कि कैसे करे पापा, ये करे। कल भी एक फैमिली कॉन्फ्रेंस की थी, मेरी बेटी कुछ कॉलेज के बारे में पूछ रही थी तो हम दोनों फोन पे बैठे थे उसके साथ, तो हमेशा बहुत इंटरेस्ट बहुत लेते हैं। अच्छा, आप हमेशा से बड़े बड़े घरों में रही है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब आज की डेट में मुझे पता है आप एक बहुत छोटे से 1100 गज के घर में रह रही हैं, तो एडजस्ट कर लेती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, उसमें क्या है, बहुत सुंदर बनाया मैंने अपने 1100 गज के घर को, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक बिल्डिंग में रहने का एक नया एहसास था। तो मेरा बेटा जब हम पहले गए रहने के लिए तो मैंने थोड़ा सा जो ऊपर और नीचे जो पड़ोसी हैं उनसे मैंने बातचीत की, किसी को कुछ भेजा बना के पका के। तो मेरा बेटा मुझसे कहता है, क्या तुम RWA का चुनाव लड़ना चाह रही हो? तो मैंने कहा मतलब लोग आपको नहीं, बहुत एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जैसे अब जब कोविड था और एक समय आया जब पूरा स्टाफ भी, सबको कोविड था, हम दोनों अकेले थे घर पे, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी कि नीचे की जो हमारी पड़ोसन है उसने रोज हमें खाना भेजा, दूसरी हमारी पड़ोसन है जो ऊपर वाली है वो भी पूछ रही थी कि कैसी हो, कुछ भी चाहिए तो हम हैं, आ जाओ। तो बहुत अच्छी फीलिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल कोई असुविधा नहीं है। एक इमेज लोगों की है दिमाग में प्रियंका गांधी की, वो झाड़ू लगाते हुए वो आप जब तो वो वाली इमेज जो है वो उस इमेज को आप किस तरीके से देखते हैं? अब देखिए, मैं 20 सालों से तो अब 25 साल होने वाले गृहस्थ रही और मैं उस तरह की मतलब मुझे सब साफ सफाई अपने आप करती हूँ, अपने बच्चों से भी कराती हूँ और मैंने उनको भी सिखाया कि साफ सुथरा रखना उनको खुद करना चाहिए। तो मैंने हमेशा खुद किया है, तो मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि ठीक है अगर गंदा है साफ करना तो झाड़ू पकड़ो कर लो। तो क्या प्रियंका गांधी मल्टीटास्कर है? हर महिला मल्टीटास्कर होती है, आप भी मल्टीटास्कर होंगी, ये हम सभी मल्टीटास्कर हैं। जैसे ही आपके बच्चे होते हैं और आपको बच्चों की परवरिश देखनी होती है तो आप ऑटोमेटिकली मल्टीटास्कर बन जाती हैं, क्योंकि आपको वो भी देखना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, अगर आप काम कर रही हैं तो वो भी करेंगी आप। मल्टीटास्कर होना तो स्वाभाविक ही है महिलाओं के लिए और हम बहुत अच्छी तरह भी करते हैं। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई महिला कहेगी कि कोई असुविधा है, कर लेती, सक्षम है। पंजाब में आप क्या देख रही हैं कांग्रेस का भविष्य? पंजाब में कांग्रेस जीतेगी, पंजाब में जीतेगी, लेकिन वहाँ पर रेड्स हो रही है, ये हो रहा है। मैं समझती हूँ कि चुनाव के समय सरकारी एजेंसियों का इस तरह से इस्तेमाल करना एकदम गलत है और चुनाव आयोग को इसमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोग जाएंगे कुछ? जी, मुझे प्रचार के लिए बुलाया जाएगा तो जरूर जाऊंगी। मैं इनफैक्ट मेरे से 2-3 डेट मांगे हुए हैं। आप जाएंगे कांग्रेस वहाँ पे? जी बिल्कुल। ये बताइए कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं आई तो फिर प्रियंका गांधी के लिए पॉलिटिकल रोल क्या है? एक तो मैं उत्तर प्रदेश में काम करती रहूंगी और वहाँ बहुत काम है संगठन के तौर पर भी, और जो स्थिति है वहाँ जनता की जो स्थिति है, जिस तरह से प्रदेश में बदहाली है उसके लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए और उसको जनता के पक्ष में काम करने के लिए हमेशा काम होगा और मैं करती रहूंगी, तो वो मैं करूंगी। और अगर मेरी पार्टी फिर कहेगी कि कहीं और भी जिम्मेदारी लें या कुछ और करूं तो वो भी करूंगी। चलिए, प्रियंका गांधी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे आमने सामने में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। सब बन गए